हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में। ईवीएस से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो भी ईवीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, मॉस्किटो के बारे में, मच्छर के बारे में हम बात करेंगे। जो भी ये पॉइंट है छोटे छोटे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल सीटेट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हम बात करेंगे मच्छर के बारे में, मॉस्किटो के बारे में। या फिगर में देख सकते हो ये मच्छर है, इसके बारे में बात करेंगे कि अनीमिया जो बीमारी है आपकी, अनीमिया एक बीमारी है, खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अनीमिया जो बीमारी होती है वो किस कमी से होती है? तो वो खून की कमी से होती है। पूछ सकता है एग्जाम में कि अनीमिया बीमारी किसकी कमी से होती है? तो वो खून की कमी से होती है। उसके बाद देखिए, लार्वे पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। लार्वे के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में कि लार्वा होता क्या है? तो ये जो पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हो जाता है, सभी लोगों ने देखा होगा गांव में, पानी अगर ज़्यादा दिन से इकट्ठा हो जाता है उसमें मच्छर आ जाते हैं। वो मच्छर अंडे देते हैं। वो किस कलर के होते हैं? कीड़े भूरे रंग के होते हैं, पतले पतले छोटे और भूरे रंग के दिखाई देते हैं। वही क्या होते हैं? कीड़े, लार्वे उनको बोलते हैं, उनको लार्वा बोला जाता है। उसके बाद देखिए, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या करते हैं? पानी में अंडे देते हैं। जो ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा दिन का, तो उसी में वो मच्छर अंडे देते हैं। उसके बाद रोनाल्ड रोस की बात किया गया है यहाँ पे। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आपके एग्जाम में कि जो रोनाल्ड रोस हैं उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1902 में, दिसंबर 1902 में मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद देखिए, 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। जो रोनाल्ड रोस थे वो मरते टाइम भी क्या बोले थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा, ये किन्होंने कहा था? तो रोनाल्ड रोस ने कहा था। ये कब? 1905 में। ये था मच्छर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे हम चेक करते हैं जो अनीमिया जो रोग होता है आपका। यहाँ पे जो मलेरिया रोग होता है उसको हम कैसे चेक करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो। जो मलेरिया आपका बीमारी है, मलेरिया कैसे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। नर मच्छर भी होते हैं, कुछ मादा मच्छर भी होते हैं। तो जो मलेरिया रोग आपका फैलता है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है। देखिए यहाँ पे कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। यहाँ पे कैसे चेक कर रहे हैं? देखिए आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्लड है, इस पे जो कांच की ये स्लाइड है इसको रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, इनको मलेरिया की बीमारी है, इससे ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो मलेरिया की दवा बनाते हैं वो किस चीज़ से बनाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में पिछली बार पूछा था कि जो मलेरिया की दवा होती है वो किस चीज़ से बनाई जाती है। आज के जो भी पॉइंट होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे। ये फिगर में आप देख सकते हो, ये मच्छर है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो मलेरिया की दवा होती है वो किस चीज़ से बनाई जाती है?
तो सिनकोना का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे। जो छाल होता था सिनकोना पेड़ का, उसको उबाल करके छान के उसको पी लेते थे ऐसे ही। लेकिन अब क्या है कि इसको सिनकोना पेड़ का जो छाल है उससे दवाई बनाई जाती है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। लेकिन अब छाल से दवाई बनती है। ये था सिनकोना के बारे में। मलेरिया की दवा किस चीज़ से बनाई जाती है? तो सिनकोना पेड़ की छाल होती है, उससे दवा बनाई जाती है मलेरिया की। यहाँ पे देखिए डिटेल में दे रखा है, यहाँ पे एक रिपोर्ट है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, आरती नाम की लड़की है, उसका रिपोर्ट है। इसमें हीमोग्लोबिन के बारे में बात की गई है। एनीमिया रोग किससे फैलता है? तो वो खून की कमी से होता है एनीमिया रोग। तो देखिए यहाँ पे दिया है, ये जो रिपोर्ट है आपकी, इसमें दिया है कि जो ब्लड होता है वो कितना होना चाहिए। तो ब्लड कितना, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 के बीच होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको एनीमिया रोग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 8 ग्राम है इस लड़की का, जो आरती नाम की लड़की है उसका 8 ग्राम खून है। इस वजह से वो किस चीज़ से पीड़ित है? एनीमिया रोग से पीड़ित है वो लड़की। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये हिंदी में कन्वर्ट है। यहाँ पे 10 ग्राम है, 10.5, और होना कितना चाहिए हीमोग्लोबिन? 12 से 16 के बीच। 12 से 16 के बीच रहेगा, तब जाके आप सही उस जोन में रहेंगे, आपको एनीमिया रोग नहीं होगा। अगर उससे कम है तो आप किस चीज़ के शिकार हैं? एनीमिया रोग के शिकार हैं। तो ये था एनीमिया के बारे में। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए ये लार्वे के बारे में दे रखा है। ये इसके पहले भी हमने बात किया था कि कैसा दिखता है लार्वा, फिगर में देख सकते हो आप। यहाँ पे फिगर में ये देख सकते हो, ये क्या है? ये छोटे छोटे जो हैं ये लार्वे हैं। eggs which mosquito lay in water, they are called larvae। अगर हम हिंदी में बात करें तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं। जो मच्छर होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। जब ज़्यादा दिन पानी हो जाता है तो उसी में मच्छर अंडे देते हैं और उसी से वो छोटे छोटे कीड़े निकल के आते हैं। ये क्या है आपके? इनको लार्वे बोलते हैं। ये किसी भूरे रंग का दिखाई देता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि मच्छर कहाँ पे अंडे देते हैं? तो मच्छर पानी में अंडे देते हैं। उसके बाद बछेंद्री पाल के बारे में हम जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, हर साल पेपर में पूछता है बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल के बारे में हम बात करेंगे। ये फिगर में देख सकते हो, ये बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वोमैन। बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वोमैन एंड 5th वोमैन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। अगर हिंदी की बात करें तो साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। यहाँ पे भारत की पहली महिला थी, और संसार पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। वो कौन थी? बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला थी, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये था बछेंद्री पाल के बारे में। उसके बाद देखिए बछेंद्री ग्रीव अप इन
नाकोरी विलेज इन दी गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। कहाँ की रहने वाली थी उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे कि जो बछेंद्री पाल थी वो नाकोरी गांव की रहने वाली थी। उनके गांव का नाम क्या था? नाकोरी गांव था उनका। और एरिया कैसा था? वो गढ़वाली थी, गढ़वाल एरिया की थी। और राज्य कौन सा था? स्टेट किस स्टेट की थी वो? तो उत्तराखंड स्टेट की थी। बछेंद्री पाल स्टेट उत्तराखंड स्टेट की थी। और उनके गांव का नाम क्या था? नाकोरी गांव नाम था उनका। और एरिया जो था उनका वो क्या था? गढ़वाल था। ये गढ़वाली थी बछेंद्री पाल। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बछेंद्री पाल को जिन्होंने गाइड किया था उनका नाम क्या था? यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जिन्होंने बछेंद्री पाल को गाइड किया था। उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और ये किस स्टेट की रहने वाली थी? तो ये उत्तराखंड स्टेट की रहने वाली थी, नाकोरी गांव की। बछेंद्री पाल लीड ग्रुप नंबर 7। एग्जाम में पूछ सकता है कि बछेंद्री पाल जो थी वो कौन से ग्रुप को लीड की थी? तो वो 7 नंबर का जो ग्रुप था उनको लीड की थी इन्होंने। बछेंद्री पाल ने ग्रुप नंबर 7 को लीड किया था इन्होंने। और बछेंद्री पाल को किन्होंने लीड किया है? यहाँ पे गाइड किन्होंने किया है बछेंद्री पाल को? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बछेंद्री पाल उत्तराखंड की रहने वाली थी, नाकोरी गांव की। और ये इनका एरिया क्या था? गढ़वाल था। और इनको जो गाइड करने वाले थे उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। और बछेंद्री पाल कौन से ग्रुप नंबर को लीड किया था इन्होंने? तो ग्रुप नंबर 7 को इन्होंने लीड किया था बछेंद्री पाल ने। ये था बछेंद्री पाल के बारे में। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर मथा पर कदम रखा था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि जो बछेंद्री पाल थी वो कब कदम रखा था माउंट एवरेस्ट पे? तो देखिए, ये 23 मई 1984 को। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 1:07 पे, दिन में 1:07 पर कितना मीटर ऊंचाई? तो ये 8900 मीटर, 8900 मीटर ऊंचाई पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। और वहां का नाम क्या था? तो नेपाली नाम सागर मथा था। क्या नाम था? यहाँ पे ये फिगर में आप देख सकते हो। जब ये माउंट एवरेस्ट पर कदम रख लिए, वहां पे माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था इन्होंने कब? 23 मई 1984 को 1:07 पे, दिन में 1:07 पे 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। और ये जो एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट, इसका नाम क्या था? नेपाली नाम सागर मथा था। पूछ सकता है आपका एग्जाम में। और जो इसकी ऊंचाई थी जहाँ पे इन्होंने चढ़ा है, ऊंचाई कितनी थी? तो 8900 मीटर ऊंचाई थी। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां पे टेकला गांव है, वो कितना मीटर ऊंचाई पे है? तो वो 1600 मीटर ऊंचाई पे है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, जो चढ़ते समय पर्वत पे हमारा जो 90 डिग्री एंगल पे शरीर होना चाहिए। शरीर का जो कोण होता है वो कितने पे होना चाहिए? तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। और पीठ सीधी होनी चाहिए, पीठ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और जो शरीर का कोण होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए।
पूछ सकता है एग्जाम में। तो जो जो शरीर होती है उसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, या देख सकते हो फिगर में आप। और पीठ जो होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे गोलकोंडा के बारे में। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे गोलकुंडा के बारे में। ये क्या है, एक किला है, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। गोलकुंडा कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा किला। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। जो गोलकुंडा किला है उसमें कितने बाहरी बुर्ज जो हैं वो कितने हैं, तो 87 हैं, 87 है। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। यहाँ पे बात की गई है गोलकुंडा किले की, उसमें बुर्ज कितने थे, तो 87 बुर्ज थे। और ये कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। 1200 में ये जो किला था वो मिट्टी का बना हुआ था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। 1200 की हम बात करें अगर सन 1200 में, तो जो गोलकुंडा किला था वो मिट्टी का बना था और वहां पे दूसरे जो राजा थे वो राज करते थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किए। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था सीटेट एग्जाम में पिछली बार। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके गोलकुंडा किला से, कि गोलकुंडा किला कहाँ पे स्थित है। आप फिगर में भी ये देख सकते हो, ये नक्शा है गोलकुंडा किला का, कहाँ पे स्थित है ये, तो हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा किला। और कितने बुर्ज हैं उसमें, तो 87 बुर्ज हैं गोलकुंडा किला में, 87 बुर्ज हैं। और अगर हम बात करें 1200 में, सन 1200 में ये कैसा था, मिट्टी का बना हुआ किला था, गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और वहाँ पे दूसरे राजा जो थे वो राज करते थे। और सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान ने एक के बाद एक राज किए। तो ये था गोलकुंडा किला के बारे में। उसके बाद चांगथांग के बारे में हम बात करेंगे। आज के जो भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते हैं। तो हम चांगथांग के बारे में हम बात करेंगे। ये होता क्या है चांगथांग, मीन्स वेरी फ्यू पीपल लिव, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ के एरिया को क्या बोलते हैं, चांगथांग बोलते हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। इट हैज रॉकी प्लेन्स। कितना ऊंचाई होता है, तो 5000 मीटर ऊंचाई होता है उसका। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां चट्टानी मैदान होता है। कितना ऊंचाई होता है चांगथांग का, तो 5000 मीटर ऊंचाई होती है और वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग में बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति होती है। चांगपा किसे बोलते हैं, चांगपा जो वर्ड है यहाँ पे, ये पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति को चांगपा बोलते हैं। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 मीटर 5000 लोग होते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो चांगपा जनजाति जो होते हैं लोग, वो कितने होते हैं, 5000 लोग होते हैं केवल। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ को के साथ घूमते रहते हैं। जो चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं, यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो भेड़ और बकरियां दिख रही हैं, वो उन्हीं के साथ घूमते रहते हैं। जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं
यहाँ पे इसका मीन्स क्या है कि वो भेड़ और बकरियां पालते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे देखिए यहाँ पे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर और ऊन, ये सारी चीजें उनको इन भेड़ों से मिलती हैं। जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो भेड़ पालते हैं, भेड़ों के साथ रहते हैं और वो उनसे सारी चीजें, उनको जो भी चीजें आवश्यकता उनको होती है, जिस चीज की जरूरत होती है वो सारी चीजें उनको मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल, जहाँ पे उनको निवास करना होता है रहने के लिए, वहां पे टेंट के लिए उनको खाल मिल जाती है उनसे, भेड़ों से। कोट और स्वेटर के लिए ऊन, कोट भी मिलते हैं उनसे और स्वेटर के लिए ऊन भी मिलते हैं। उसके बाद देखिए इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ऊन की बात की गई है। ये भेड़ और बकरियों से इनको पश्मीना जो शॉल बनती है वो यही जो भेड़ होते हैं उनके खाल से बनाई जाती है। जो ऊन होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, पश्मीना जो बकरी होती हैं उसी से पश्मीना शॉल बनती है। तो ये था चांगपा के बारे में। चांगपा जो जनजाति होते हैं उन्हीं को चांगपा बोला जाता है। ये 5000 लोग वहां पे रहते हैं। चांगपा हमेशा बकरियों, भेड़ और बकरियों के साथ रहते हैं, फिगर में आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उन्हें भेड़ों से वो सब कुछ मिलता है जो उनकी जरूरत रहती है। यहाँ पे दूध, खाने पीने के लिए दूध, मांस और टेंट के लिए खाल जो होते हैं और कोट, स्वेटर के लिए ऊन, ये सारी चीजें उनको ये भेड़ बकरियों से मिलती हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ये जो तंबू है इसको क्या बोलते हैं वहां पे, रेबो बोलते हैं। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मीन्स क्या होता है कि ऐसी जगह जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं वहां पे, चांगथांग बोलते हैं। चांगपा या चांगथांग बोलते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। और पूछ सकता है एग्जाम में कि रेबो किसे कहते हैं, तो ये जो टेंट नुमा बना होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, रेबो बोलते हैं। जो तंबू जैसे रहता है यहाँ पे, इसको रेबो बोलते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। जो रेबो होता है, जो टेंट होता है, वहां पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है। चांगपा इसे लेखा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, लेखा बोला जाता है। और जो टेंट टाइप बना होता है उसको क्या बोलते हैं, रेबो बोला जाता है। और जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है उसे लेखा बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन इससे बन सकता है कि रेबो किसे कहते हैं और लेखा किसे कहते हैं। तो रेबो जो होता है, जो टेंट जैसे बना होता है, उसको रेबो बोलते हैं। और उस टेंट के अंदर जो भेड़ बकरियों को पाला जाता है, रखा जाता है, उनको लेखा बोलते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। जो लेखा की दीवारें होती हैं वो पत्थरों से बनी होती हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जहाँ पे चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं वहां पे जो हवा की स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऊंचाई कितनी होती है, तो 5000 मीटर ऊंचाई होती है वो, जहाँ पे चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं। अब हम बात करेंगे पश्मीना शॉल की। पश्मीना शॉल की बात करेंगे। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, ये पश्मीना शॉल है, सभी लोगों ने देखा होगा।
पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। जो पश्मीना बकरी होती हैं और उनके जो बाल, पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं और आम जो मनुष्य जो होते हैं उनके बाल से कितना गुना पतला होता है? तो 6 गुना पतला होता है। जो पश्मीना बकरी होती हैं और उनका बाल और जो मनुष्य का बाल होता है उनसे 6 गुना ज्यादा पतला होता है। पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना शॉल की बात करें तो जो पश्मीना बकरी के शॉल होते हैं, शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर से, जो नॉर्मल जो स्वेटर होता है उससे 6 गुना ज्यादा गर्म देती है। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये जो शॉल है, पश्मीना शॉल या स्वेटर, इसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो 250 घंटे लगते हैं। और ये कितना गुना पतला होता है? पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। और जो गर्म देते पश्मीना शॉल या स्वेटर, जो नॉर्मल स्वेटर होता है उससे 6 गुना ज्यादा गर्म देते हैं ये जो पश्मीना शॉल या स्वेटर होते हैं। इनको बनाने में कितना समय लगता है? पूछ सकता है एग्जाम में कि एक पश्मीना शॉल बनाने में कितना समय लगता है? तो 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। इसके पहले भी हमने बात किया था कि पश्मीना जो बकरी होती हैं उनको पालने के लिए, उनको जहाँ रखा जाता है पश्मीना बकरी को, उसे क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो बोला जाता है। जो चांगपा जनजाति के जो लोग रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उसको रेबो बोला जाता है। और जहाँ पे वो अपनी भेड़ बकरियों को पालते हैं, रखते हैं, उसे लेखा बोलते हैं। ये था पश्मीना शॉल के बारे में। कितना गुना पतला होता है मनुष्य के बाल से? तो 6 गुना पतला होता है। जो पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। और एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने समय लगते हैं? तो 250 घंटे लगते हैं। और 6 गुना ज्यादा गर्म होते हैं। जो पश्मीना शॉल या स्वेटर होता है नॉर्मल शॉल और स्वेटर से 6 गुना ज्यादा गर्म देते हैं। अगर हम लेखा की बात करें तो जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है, पाला जाता है, उसे लेखा बोलते हैं। और जहाँ पे चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं उसे रेबो बोला जाता है। वो कैसा दिखता है? टेंट के जैसे दिखता है, उसे रेबो बोला जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईवीएस से रिलेटेड, वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने बता रखा है लेक्चर में, एक बार रिवीजन कर लीजिए। ईवीएस एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये। द बम्बू एंड रॉक ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। असम में क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे बांस के जो बने पुल होते हैं वो कहाँ पे यूज किया जाता है? तो असम में यूज किया जाता है। उसके बाद हम ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली कहाँ पे यूज की जाती है? लद्दाख में यूज की जाती है। जो पथरीले रास्ते होते हैं यहाँ पे लद्दाख में ट्रॉली यूज की जाती है। और अगर बांस के बने पुल की बात करें तो वो आपके असम में यूज किया जाता है। सीमेंट ब्रिज जो होता है वो नॉर्मल एरिया या ओवर वाटर, यहाँ पे जो नॉर्मल एरिया होते हैं वहाँ पे सीमेंट के जो बने ब्रिज होते हैं उसका यूज किया जाता है। वल्लम, ये क्या है? स्मॉल वुडन बोट है, एक छोटी लकड़ी की बनी हुई नाव है जो कहाँ पे यूज की जाती है? केरला में। कहाँ पे यूज की जाती है? केरला में यूज की जाती है। छोटी नाव रहती है, लकड़ी की बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? वल्लम बोलते हैं। ये केरला में यूज की जाती है। कैमल कार्ट, ये राजस्थान में यूज किया जाता है। कैमल कार्ट जो होता है वो आपका राजस्थान में यूज किया जाता है। बुलक कार्ट की बात करें तो ये गांव में जो समतल एरिया होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं, वहाँ पे बैलगाड़ी यूज की जाती है, बुलक कार्ट। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन
कहाँ पे यूज की जाती है? तो ये उत्तराखंड में, जहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, उत्तराखंड में। ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ईवीएस से रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्तापुर के बारे में। मुक्तापुर के बारे में, मुक्तापुर विलेज इज इन दी पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। जो ये मुक्तापुर है, ये गांव का नाम है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, जिला जो है वो पोचमपल्ली है, गांव का नाम क्या है? मुक्तापुर। और स्टेट की हम बात करें, ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपका पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, गांव का नाम मुक्तापुर है। टू टाइप्स ऑफ साड़ी, पोचमपल्ली एंड कलमकरी। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं, पोचमपल्ली और कलमकरी। ये 2 टाइप्स की साड़ी हैं जो आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी हैं। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि पोचमपल्ली और कलमकरी कहाँ की फेमस है, किस स्टेट की? आपका यूपी दे देगा, एमपी दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा। तो ऐसे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा आपका। आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ियां हैं पोचमपल्ली और कलमकरी। और अगर बात कर दे कि मुक्तारपुर कहाँ पड़ता है, मुक्तापुर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका मुक्तापुर कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम पर है। ये बच्चू खान खेल का जो मैदान है वो कहाँ पे है? मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम पर है। उसके बाद देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे, जीभ के बारे में। यहाँ पे टंग के बारे में हम बात करेंगे। ये फिगर में भी आप देख सकते हो। इसके 4 टाइप्स के होते हैं, बीटर्स, सोर, साल्टी और स्वीट। जो स्वाद लेने के होते हैं वो 4 तरीके होते हैं। यहाँ पे जीभ जो है, यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर में, जीभ के हिस्से को 4 तरीके से दर्शाया गया है, बीटर, सोर, साल्टी और स्वीट। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है, जीभ का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसको बीटर बोलते हैं, और उसके आगे इसको क्या बोलते हैं? जो भाग होता है उसको सोर बोलते हैं, और उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? साल्टी। जहाँ पे नमक का स्वाद हमें पता चलता है उसको साल्टी बोलते हैं। और सबसे आगे वाला जो भाग होता है, यहाँ पे ये सबसे आगे जो होता है भाग, उसको क्या बोलते हैं? स्वीट। मतलब मीठा अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें कहाँ पता चलता है? सबसे आगे वाला जो भाग होता है, पोर्शन होता है, उससे हमें मीठे का स्वाद पता चलता है। और उसके पीछे अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो वहाँ पे अगर नमक वगैरह जो भी हम नमक की चीज़ें खाते हैं तो उसका स्वाद हमें पता चलता है यहाँ से। ये था स्वाद। जो जीभ के स्वाद होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वो 4 होते हैं, बीटर, सोर, साल्टी और स्वीट। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा रखा है कि एक बच्चा है, यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है। देखिए ये बच्चा है, ये आइसक्रीम खा रहा है, तो देखिए ये आगे से स्वाद ले रहा है, तो आगे वाला जो हिस्सा है इसका, ये क्या है? स्वीट, मतलब मीठेपन का स्वाद दे रहा है यहाँ पे। ये था टंग के बारे में। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था।
पहले क्या करते थे लोग कि जो लौकी होती थी उसको सुखाकर उसके बीच में बीज रखा जाता था। जो सूखी लौकी होती थी उसके बीच में उस बीज को रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि जो नीम की पत्तियां होती हैं वो बीज की जो कीड़े से बचाती हैं। बीजों को नीम की जो पत्तियां होती हैं वो बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। किससे बचाती हैं? बीजों को कीड़ों से बचाती हैं नीम की पत्तियां, क्योंकि वो ज़्यादा कड़वी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती हैं नीम की पत्तियां, वो कीड़ों से बचाती हैं। उधिया एक प्रकार का सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। उधिया का अर्थ होता है गुजराती में उल्टा। उधिया जो वर्ड है उसका अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। ये सब्जी होती है एक प्रकार की, अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ये कैसे बनाते हैं? ये सब्जी जो होती है वो बर्तन को उल्टा रखकर बनाते हैं, और गुजराती भाषा में इसको क्या बोलते हैं? उधिया को उल्टा बोलते हैं। उधिया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। जो सब्जी होती है उधिया, इसको किसके साथ खाया जाता है? बाजरे की रोटी और घर में जो बने मक्खन होते हैं, मक्खन, दही, छाछ के साथ इसको खाया जाता है, जो उधिया सब्जी होती है। और इसको कैसे बनाते हैं? बर्तन को उलट करके, बर्तन को उल्टा रख करके बनाया जाता है। और गुजराती भाषा में इसको क्या बोलते हैं? उधिया का जो अर्थ होता है वो उल्टा होता है। गुजरात में उधिया को उल्टा बोलते हैं। कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जो कुदुक वर्ड है ये झारखंड में आदिवासी लोगों का समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, वहाँ पे बांध बनाए जा रहे हैं। जो कुड़ुक भाषा है, कुड़ुक भाषा जो है, भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। जो कुड़ुक भाषा है वो तोरंग का जो अर्थ होता है उसे जंगल बोलते हैं। तोरंग को क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जो वन का अधिकार अधिनियम जो था वो 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बार पूछा था एग्जाम में। तो जिस भूमि पर हम एक टिन बीज बोते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो यहाँ पे जंगल अधिकार कानून 2007 है, यह कानून आदिवासी को जंगल पर जो उनका हक होता है वो दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो लोग 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं, एक ही जंगल में 25 साल से रह रहे हैं आदिवासी, वो उनको हक दिलाते हैं। उनका वहाँ के जंगल पर, वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होता है। जो आदिवासी 25 साल से एक ही जंगल में रह रहे हैं, 25 साल के बाद उनको वो हक मिल जाता है। वहाँ पे जंगल की जो भी चीज़ें उगती हैं उन पर उनका हक होता है। जो आदिवासी लोग होते हैं, कम से कम 25 साल तक जो लोग एक जंगल में रह लेते हैं, वो जंगल की जो भी चीज़ें होती हैं वो यूज कर सकते हैं, उस पर उनका पूरा हक होता है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाता है। जो लोग 25 साल से रह लेते हैं उनको उस जंगल से हटाया नहीं जाता है। जंगल बचाने का भी काम उनकी ग्राम सभा करती हैं।
एनसीएफ 2005 के बारे में हम बात कर लेंगे, छोटा सा पॉइंट है। एनसीएफ 2005 के बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो एनसीएफ 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। जो बच्चे होते हैं यहाँ पे स्कूल में, जो बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए, बाहरी जीवन से उनको जोड़े जाना चाहिए। स्कूल के बाहर जीवन से बच्चों को जुड़े रहना चाहिए। यह स्कूल घर और समुदाय के बीच की खाई, इसकी गैप जो होती है, घर और समुदाय के बीच का जो गैप होता है उसको कम करती है। यह किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करती है। जो बाहरी जीवन से बच्चा जुड़ेगा, बाहरी चीज़ों से वो बाहरी चीज़ें देख करके वो अच्छा सीख लेगा बच्चा। उनको रटाया नहीं जाता है। रटाने से या किताबी भाषा से बच्चा क्या होगा, हतोत्साहित होगा। लेकिन अगर वही चीज़ें उसको बाहरी दिखाया जाए, बाहर ले जा करके, तो बच्चा जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, जल्दी सीख लेगा। बाहर की चीज़ें, जो भी चीज़ें उनको दिखाई जाए, अगर पेड़ पौधे के बारे में बताना है तो उनको किताबी भाषा से रटवाएंगे तो रट तो लेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा, जल्दी रटते रहेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ें, पेड़ पौधे अगर उनको बाहर ले जा करके दिखाया जाए तो उससे वो चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, और वो चीज़ें उनको क्लियर होती जाएगी और वो हमेशा उनके माइंड में रहेगा। तो इसलिए बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। इस आधार पर विकसित पाठ्यपुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती हैं। बच्चों को रटा करके कोई चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये था एनसीएफ 2005 के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।